आपका स्वागत है साहित्यिक पाखी यूट्यूब चैनल पर। लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो द्वारा रचित कहानी बूक बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। सागवन के स्प्रिंगदार पलंग पर, जो अब खिड़की के पास थोड़ा इधर सरका दिया गया, एक घाटन लड़की रणधीर के साथ लिपटी हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल के पत्ते रात के दुधिया अंधेरे में झुमरों की तरह थरथरा रहे थे। और शाम के समय, जब दिन भर एक अंग्रेजी अखबार की सारी खबरें और इश्तहार पढ़ने के बाद कुछ सुस्ताने के लिए वह बालकनी में आ खड़ा हुआ था, तो उसने उस घाटन लड़की को, जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था और उसके बाद हाथ के इशारे से ऊपर बुला लिया था। वह कई दिनों की बेहद तन्हाई से उकता गया था। विश्वयुद्ध के चलते मुंबई की लगभग तमाम ईसाई छोकरियां, जो अमूमन सस्ते दामों में मिल जाया करती थीं, वैसी जवान औरत और कमसीन लड़की अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गई थीं। उनमें से कईयों ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे। वहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाजत थी। इन हालत के चलते रणधीर बहुत उदास हो गया था। जहां उसकी उदासी का कारण यह था कि क्रिश्चियन छोकरियां दुर्लभ हो गई थीं, वहीं दूसरा यह कि फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा सभ्य, पढ़ा लिखा और खूबसूरत नौजवान होने के बावजूद रणधीर के लिए फोर्ट के लगभग तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे, क्योंकि उसकी चमड़ी सफेद नहीं थी। जंग के पहले रणधीर नागपाड़ा और ताजमहल होटल की कई मशहूर क्रिश्चियन छोकरियों से जिस्मानी रिश्ते कायम कर चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि इस किस्म के संबंधों के आधार पर वह उन क्रिश्चियन लड़कों के मुकाबले क्रिश्चियन लड़कियों के बारे में कहीं ज्यादा जानकारी रखता था, जिनसे ये छोकरियां फैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में उन्हीं में से किसी बेवकूफ से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने महज हैजल से बदला लेने की खातिर उस घाटन लड़की, जो अलड़ मस्त जवानी से भरी हुई जवान लड़की थी, को ऊपर बुलाया था। हैजल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी। वह रोज सुबह वर्दी पहनकर कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे कोण से जमाकर बाहर निकलती थी और से बांकापन से चलती थी, जैसे फुटपाथ पर चलने वाले सभी लोग टाट की तरह उसके कदमों में बिछते चले जाएंगे। रणधीर सोचता था कि आखिर क्यों वह उन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना ज्यादा रिझा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि वे मनचली लड़कियां अपने जिस्म की तमाम दिखाई जा सकने वाली चीजों की नुमाइश करती हैं। किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर मनचली लड़की अपने कारनामों का जिक्र कर देती हैं, अपने बीते हुए पुराने रोमांसों का हाल सुना देती हैं। यह सब ठीक है, लेकिन किसी दूसरी जवान औरत में भी ये खूबियां हो सकती हैं। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था, तो उसे इस बात का कतई अंदाज नहीं था कि वह उसे अपने साथ सुला भी लेगा। वह तो इसके वहां आने के थोड़ी देर के बाद उसके भीगे हुए कपड़े देखकर यह शंका मन में उठी थी कि कहीं सा न हो कि बेचारी को निमोनिया हो जाए। सो रणधीर ने उससे कहा था, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वह रणधीर की इस बात का मतलब समझ गई थी। उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। फिर भी जब रणधीर ने अपनी धोती निकाल कर दी, तो कुछ देर सोचकर अपना लहंगा उतार दिया, जिस पर मैल भीगने के कारण और भी उभर आया था। लहंगा उतारकर उसने एक तरफ रख दिया और अपनी रानों पर जल्दी से धोती डाल ली। फिर उसने अपनी भींची भींची टांगों से ही चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वह गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे लेकिन सिमटे गड्ढे में छिप गई थी। कुछ देर तक वह अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गांठ खोलने की कोशिश करती रही, जो भीगने के कारण बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार के बैठ गई, तो उसने मठी में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब यह था,
मैं क्या करूं, नहीं निकलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गांठ खोलने लगा। जब नहीं खुली तो उसने चोली के दोनों सिरे दोनों हाथों से पकड़कर इतनी जोर का झटका दिया कि गंठ सरसराती सी फैल गई और इसी के साथ दो धड़कती हुई छातियां एकाएक उजागर हो गईं। क्षण भर के लिए रणधीर ने सोचा कि उसके अपने हाथों से उस घाटन की लड़की के सीने पर नर्म नर्म गुंथी हुई मिट्टी को कमाकर कुम्हार की तरह दो प्यालियों की शक्ल बना दी है। उसकी भरी भरी सेहतमंद उरोजों में वही धड़कन, वही गोलाई, वही गरम गरम ठंडक थी जो कुम्हार के हाथ से निकले हुए ताजे बरतनों में होती है। मटमैले रंग की उन कुंवारी और जवान औरत की उरोजों ने एक अजीब किस्म की चमक पैदा कर दी थी जो चमक होते हुए भी चमक नहीं थी। उसके सीने पर ये उभार दो दिए मालूम होते थे जो तालब के गंदेले पानी पर जल रहे होने का आभास दे रहे थे। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह कंपा रहे थे। उस घाटन लड़की के दोनों कपड़े जो पानी से सराबोर हो चुके थे एक गंदेले ढेर की सूरत में फर्श पर पड़े थे और वह घाटन की नंगी लड़की रणधीर के साथ चिपटी हुई थी। उसके नंगे बदन की गर्मी रणधीर के बदन में हलचल पैदा कर रही थी जो सख्त जाड़े के दिनों में नाइयों के गलीज लेकिन गर्म हमामों में नहाते समय महसूस हुआ करती है। दिन भर वह रणधीर के साथ चिपटी रही। दोनों एक दूसरे के साथ गड्ढमड्ढ हो गए थे। उन्होंने मुश्किल से एक दो बातें की होंगी क्योंकि जो कुछ भी कहना सुनना था सांसों, होठों और हाथों से तय हो रहा था। रणधीर के हाथ सारी रात उसकी नर्म नर्म उरोजों पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे। उन हवाई झोंकों से उस घाटन लड़की के बदन में एक सी सरसराहट पैदा होती थी कि खुद रणधीर भी कांप उठता था। इस कंपाहट से रणधीर का पहले भी सैकड़ों बार वास्ता पड़ चुका था। वह काम वासना से भरी हुई लड़की के मजे भी बखूबी जानता था। कई लड़कियों के नर्म और नाजुक लेकिन सख्त स्तनों से अपना सीना मिलाकर वह कई रातें गुजार चुका था। वह सी बिल्कुल अल्हड़ लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो उसके साथ लिपट कर घर की वे सारी बातें सुना दिया करती थीं जो किसी गैर कानों के लिए नहीं होतीं। वो सी कमीनी लड़की से भी जिस्मानी रिश्ता कायम कर चुका था जो सारी मेहनत खुद करती थीं और उसे कोई तकलीफ नहीं देती थीं। उसे कई सामाजिक रूप से बदचलन लड़की और बदचलन औरत का भी अनुभव था जिसे वह बहुत ही रूहानी मानता था। लेकिन यह घाटन की लड़की जो इमली के पेड़ के नीचे भीगी हुई खड़ी थी और जिसे उसने इशारे से ऊपर बुला लिया था, बिल्कुल भिन्न किस्म की लड़की थी। सारी रात रणधीर को उसके जिस्म से एक अजीब किस्म की बू आती रही। इस बू को जो एक ही समय में खुशबू थी और बदबू भी वह सारी रात पीता रहा। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसकी चमड़ी से, उसके जवान जिस्म के हर हिस्से से यह जो बदबू भी थी और खुशबू भी रणधीर के पूरे शरीर में बस गई थी। सारी रात वह सोचता रहा था कि यह घाटन लड़की बिल्कुल करीब होकर भी हरगिज इतनी करीब नहीं होती अगर उसके जिस्म से यह बू न उड़ती। यह बू उसके मनमस्तिष्क की हर सलवट में रेंग रही थी। उसके तमाम नए पुराने अनुभवों में रच बस गई थी। उस बू ने उस लड़की और रणधीर को जैसे एक दूसरे से एकाकार कर दिया था। दोनों एक दूसरे में समा गए थे, उन अनंत गहराइयों में उतर गए थे जहां पहुंचकर इंसान एक खालिस इंसान की संतुष्टि से सरबोर होता है। सी संतुष्टि जो क्षणिक होने पर भी अनंत थी, लगातार बदलती हुई होने पर भी दृढ़ और स्थायी थी। दोनों एक सा जवाब बन गए थे जो आसमान के नीले शून्य में उड़ते रहने पर भी दिखाई देता रहे। उस बू को जो उस घाटन लड़की के अंग अंग से फूट रही थी रणधीर बखूबी समझता था, लेकिन समझे हुए भी वह इनका विश्लेषण नहीं कर सकता था। जिस तरह कभी मिट्टी पर पानी छिड़कने से सोंधी सोंधी बू निकलती है, लेकिन नहीं, वह बू कुछ और ही तरह की थी। उसमें लेवेंडर और इत्र की मिलावट नहीं थी, वह बिल्कुल असली थी।
औरत और मर्द के शारीरिक संबंध की तरह असली और पवित्र रणधीर को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। नहाने के बाद वह हमेशा बगलों वगैरह में पाउडर छिड़कता था या कोई सी दवा इस्तेमाल करता था जिससे वह बदबू जती रहे। लेकिन ताज्जुब है कि उसने कई बार उस घाटन लड़की की बालों भरी बगलों का चुम्मा लिया। उसने चूमा और उसे बिल्कुल घिन नहीं आई, बल्कि एक अजीब किस्म की तुष्टि का एहसास हुआ। रणधीर को सा लगता था कि वह इस बू को जानता है, पहचानता है, उसका अर्थ भी पहचानता है, लेकिन किसी को समझा नहीं सकता। बरसात के यही दिन थे। यूं ही खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो पीपल के पत्ते उसी तरह नहा रहे थे। हवा में फड़फड़ाहटें घुली हुई थी। अंधेरा था, लेकिन उसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी समाई हुई थी, जैसे बारिश की बूंदों के 100 सितरों का हल्का हल्का गुब्बारा नीचे उतर आया हो। बरसात के यही दिन थे जब रणधीर के उस कमरे में सागवान का सिर्फ एक ही पलंग था। लेकिन अब उससे सटा हुआ एक और पलंग भी था और कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद थी। दिन यही बरसात के थे। मौसम भी बिल्कुल वैसा ही था। बारिश की बूंदों के साथ सितारों की रोशनी का हल्का हल्का गुब्बार उसी तरह उतर रहा था, लेकिन वातावरण में हिना की तेज खुशबू बसी हुई थी। दूसरा पलंग खाली था। इस पलंग पर रणधीर औंधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के झुमते हुए पत्तों का नाच देख रहा था। एक गोरी चिट्टी लड़की अपने नंगे जिस्म को चादर से छुपाने की नाकाम कोशिश करते करते रणधीर के और भी करीब आ गई थी। उसकी सुर्ख रेशमी सलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी, जिसके गहरे सुर्ख रंग के हजारबंद का एक फुंदना नीचे लटक रहा था। पलंग पर उसके दूसरे कपड़े भी पड़े थे। सुनहरी फूलदार जमफर, अंगिया, जांधिया और मचलती जवानी की वह पुकार जो रणधीर ने घाटन लड़की के बदन की बू में सूंघी थी। वह पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे के रोने से ज्यादा आनंदमयी होती है। वह पुकार जो स्वप्न के दायरे से निकलकर खामोश हो गई थी। रणधीर खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके बिल्कुल करीब पीपल के नहाए हुए पत्ते झूम रहे थे। वह उनकी मस्ती भरी कंपन के उस पार कहीं बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां गठीले बादलों में अजीब किस्म की रोशनी घुली हुई दिखाई दे रही थी। ठीक वैसे ही जैसे उस घाटन लड़की के सीने में उसे नजर आई थी सी रोशनी, जो पुरस्रार गुफ्तगू की तरह दबी लेकिन स्पष्ट थी। रणधीर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी में गुंथे आटे की तरह मुलायम था, उस जवान औरत की उरोजों में मक्खान सी नजाकत थी। लेटी थी। उसके नींद में मस्त जवान लड़की के मस्त नंगे बदन से हिना के इत्र की खुशबू आ रही थी, जो अब थकीतकी सी मालूम होती थी। रणधीर को यह दम तोड़ती और जुनून की हद तक पहुंची हुई खुशबू बहुत बुरी मालूम हुई। उसमें कुछ खटास थी, एक अजीब किस्म की खटास, जैसे बदहजमी में होती है, उदास, बेरंग, बेचैन। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की को देखा। जिस तरह फटे हुए दूध के बेरंग पानी में सफेद मुर्दा फुटकियां तैरने लगती हैं, उसी तरह इस लड़की के दूधिया जिस्म पर खराशें और धब्बे तैर रहे थे। और हिना की ऊटपटांग खुशबू। दरअसल रणधीर के मन मस्तिष्क में वह बू बसी हुई थी, जो घाटन लड़की के जिस्म से बिना किसी बहरी कोशिश के स्वयं निकल रही थी। वह बू जो हिना के इत्र से कहीं ज्यादा हल्की, फुल्की और रस में डूबी हुई थी, जिसमें सूंघे जाने की कोशिश शामिल नहीं थी। वह खुद ब खुद नाक के रास्ते अंदर घुस अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाती थी। लड़की के स्याह बालों में चांदी के बुरादे के कण की तह जमे हुए थे। चेहरे पर पाउडर, सुर्खी और चांदी के बुरादे के इन कणों ने मिलजुल कर एक अजीब रंग पैदा कर दिया था। बेनाम सा उड़ा उड़ा रंग, और उसके गोरे सीने पर कच्चे रंग की अंगिया ने जगह जगह सुर्ख धब्बे बना दिए थे। लड़की की छातियां दूध की तरह सफेद थी। उनमें हल्का हल्का नीलापन भी थी। बगलों में बाल मुंडे हुए थे,
जिसकी वजह से वहां सुरमई गुब्बार सा पैदा हो गया था। रणधीर लड़की की तरफ देख देख कर कई बार सोच चुका था, क्यों सा नहीं लगता जैसे मैंने अभी अभी कीलें उखाड़कर उसे लकड़ी के बंद बक्से से निकाला हो। अमूमन किताबों और चीनी के बर्तनों पर जैसी हल्की हल्की खराशें पड़ जाती हैं, ठीक उसी प्रकार उस लड़की के नंगी जवान जिस्म पर भी कई निशान थी। जब रणधीर ने उसके तंग और चुस्त अंगिया की डोरियां खोली थी तो उसकी पीठ और सामने सीने पर नर्म नर्म गोश्त की झुर्रियां सी दिखाई दी थी और कमर के चारों तरफ कसकर बांधे हुए इजारबत का निशान भी। वजनी और नुकीले नेकलेस से उसके सीने पर कई जगह खराशें पड़ गई थीं, जैसे नाखूनों से बड़े जोर से खुजलाया गया हो। बरसात के यही दिन थे। पीपल के नर्म नर्म पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरने से वैसी ही आवाज पैदा हो रही थी जैसी रणधीर उस दिन सारी रात सुनता रहा था। मौसम बेहद सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसमें हिना के इत्र की तेज खुशबू घुली हुई थी। रणधीर के हाथ देर तक उस गोरी लड़की के कच्चे दूध की तरह सफेद स्तनों पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे थे। उसकी अंगुलियों ने उस गोरे गोरे बदन में कई चिंगारियां दौड़ती हुई महसूस की थीं। उस नाजुक बदन में कई जगहों पर सिमटे हुए कंपन का भी उसे पता चला था। जब उसने अपना सीना उसके सीना के साथ मिलाया तो रणधीर के जिस्म के हर रोंगटे ने उस लड़की के बदन के छिड़े तारों की भी आवाज सुनी थी, मगर वह आवाज कहाँ थी। रणधीर ने आखिरी कोशिश के तौर पर उस लड़की के दूधिया जिस्म पर हाथ फेरा, लेकिन उसे कोई कंपी महसूस नहीं हुई। उसकी नई नवेली दुल्हन जो कमशीन कली थी, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बेटी थी और जो अपने कॉलेज के सैकड़ों दिलों की धड़कन थी, रणधीर की किसी भी चेतना को छू न सकी। वह हिना की खुशबू में उस बू को तलाश रहा था जो इन्हीं दिनों जब खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में नहा रहे थे, उस घाटन लड़की के मैले बदन से आई थी।